हेलो गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की ज्योग्राफी की क्लास में। एक बहुत इजी और बहुत सरल तरीके से लेमैन स्टाइल में आपको आज ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। जो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो बच्चे 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़े, या उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छी नहीं रही, या अच्छे टीचर या स्कूल नहीं मिला, उन सारे लोगों के लिए ओवरऑल एक क्लास में कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाकर, मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आपका जो मतलब बेस है, फाउंडेशन है, जो आपका आधार है, वो भी क्लियर होगा। और जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे वो पिक्चर को देखते हुए आपको क्लियर समझ में आएगा। जितनी भी विधि होती है सीखने की, वो सारी विधियां मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, तो पहले आपको कूल होकर, रिलैक्स होकर बैठना है, अपनी बेल्ट बांध लेनी है और कम से कम 15 मिनट तक मुझे सुनना है। मुझे सुनने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि हाँ, आपको मेरी क्लास समझ में आई। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करेंगे। आज का टॉपिक हमारा जो है वो ज्योग्राफी है। इसको हिंदी में भूगोल कहते हैं। ठीक है, देखो, जब कभी भी आप 6 स्तर की तैयारी कर रहे होते हो तो उसका जीरो से नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अगर आप बेस नहीं पढ़े हैं तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा, आगे का आएगा। लेकिन बेस अगर पकड़ लो तो किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है तो फाउंडेशन से कनेक्ट करते हुए आप उसका आंसर देंगे तो सही आंसर जाता है। और दूसरा, ये पढ़ने से आपका मेंस लेवल का भी प्रिपरेशन होता है, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो उसमें कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें, आधारभूत चीज़ें डाली जाती हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। तो चलिए आज की क्लास में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी में जैसा देख रहे होंगे कि पृथ्वी पे पूरा विश्व है और पूरा विश्व किताबों में सिमट कर है। आपको जाकर देखने की जरूरत नहीं कि प्रशांत महासागर कहाँ है या अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पर है। ठीक है, आपको उत्तरी जो है वहां पर ध्रुव जाने की जरूरत नहीं, या दक्षिणी ध्रुव जाने की जरूरत नहीं। सारी चीजें हमने किताब में समेट दी। और मैं तो ये कहूंगा कि आज के जमाने में जो दुनिया है वो वर्चुअल पर बेस्ड है। मतलब ऐसी दुनिया जो आपको मोबाइल से और टीचर की आवाज़ के माध्यम से और उनकी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, उनकी प्रेजेंटेशंस। ठीक है, मैं शब्दों को हिंदी में ही रखूंगा, कहीं कहीं पर इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज अगर आएगी, ठीक है, तो मैं उसको हिंदी में भी बताते हुए आगे चलूंगा। तो आइए चलिए कमर कस लीजिए और एक टूर करते हैं हम लोग। किताबों की दुनिया को मैं बोर्ड पर समझाकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कम समय में। ज्योग्राफी की क्लास चलेगी और एक डिफरेंट तरीके से हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है मेरा पढ़ाने का और बहुत ही लेमैन स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी जानते हो कि ज्योग्राफी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहला क्वेश्चन आपका 1 नंबर का प्रिपेयर हो जाता है कि ज्योग्राफी के पिता कौन थे। तो अगर मैं कहूं आज के ज़माने के आधुनिक भारत के ज्योग्राफी के पिता अगर कहना चाहो तो सिस्टमैटिक स्टडी करने वाले जो थे वो इराटोस्थनीज थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कब हुई तो बताएंगे यूनान में एक विद्वान थे इराटोस्थनीज। इतना ईसा पूर्व में उन्होंने बताया कि भैया देखो, जियोग्राफी वर्ड जो है जियो और ग्राफोस से मिलकर बना, अर्थात ज्योग्राफी शब्द जो बना है वो एक ग्रीक भाषा से सबसे पहले इराटोस्थनीज ने बनाया। ठीक है, और फाइनली जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफ का मतलब होता है ग्राफी, लिखावट। पृथ्वी के बारे में वर्णन जो भी कुछ किया गया उसी को हम कहते हैं ज्योग्राफी। लेकिन सही से देखा जाए तो ये डेफिनेशन तो गलत है, क्योंकि केवल पृथ्वी की तो अध्ययन है नहीं इसमें हम आकाश की भी अध्ययन करते हैं, विश्व की भी अध्ययन करते हैं। हम पृथ्वी के अलावा एयर मतलब क्या, वायु, हवाएं, ठीक है, समीर, इन सब का भी अध्ययन करते हैं। वो तो पृथ्वी है नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह से सारी धुरी अगर बनी है तो पृथ्वी के ही आसपास बनी। और क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो इसी वजह से जो सेंटर क्या है, वो पॉइंट जो मतलब बिंदु है जो हम लोग स्टडी करेंगे वो पृथ्वी को लेकर ही करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया ज्योग्राफी। अब ब्रह्मांड के केंद्र पे पृथ्वी आ गई। ठीक है, और इसके चारों तरफ पेरिफेरल में जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें ज्योग्राफी में आती हैं। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी पढ़ते समय हमें और भी चीजों का ध्यान रखना है कि हमारी बायोलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी भी थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स का सेक्शन भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री के केमिकल्स वगैरह भी आएंगे और केमिकल रिएक्शंस भी हमें ज्योग्राफी में मिलेगा। ज्योग्राफी जो है करंट की अप्लाइड चीज़ों से भी जो है एफिलेटेड होती है, जिसे अप्लाइड ज्योग्राफी कहते हैं।
ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, क्योंकि रॉ मिनरल्स जो निकलते हैं वो ज्योग्राफी के ही टर्मिनोलॉजी से निकल के सामने है, तो इन्हीं की दी हुई चीजों से संबंधित। अब इन्वायरमेंट की साइंस भी इसी से संबंधित हो जाती है, ठीक है। अब जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं जैसे कोपेनहेगन सम्मेलन, तो ज्योग्राफी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसका बहुत सारा स्कोप है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो अपना इन्वायरमेंट हो, चाहे वो अपनी इकोनॉमिक्स हो या फिजिक्स हो, किसी भी सेक्शन से हम ज्योग्राफी को जोड़ सकते हैं। और ज्योग्राफी मतलब विश्व की उत्पत्ति, वो इतिहास का भी एक अंश है। तो इस बात को समझिए कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें एक बहुत बड़ा सोच का दायरा बनाकर रखना पड़ेगा, और ज्योग्राफी को समझने के लिए हमने अपनी सोच का उपयोग करते हुए चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। आजकल सिविल का पैटर्न है, ठीक है, कि चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे एमपी, जहां हिंदी भाषी लोग हैं, वो एक पैटर्न पे अपने आप को ढाल रहे हैं। यूपीएससी के पैटर्न पर आपने देखा होगा कि यूपी पीसीएस ने अपने आप को यूपीएससी के पैटर्न पर ढाला, और हाल ही में अभी मध्य प्रदेश ने भी अपने आप को उसमें ढाला। तो अपना बिहार, जहां से सर्वाधिक बच्चे निकलते हैं अधिकारी के रूप में, वो भी कुछ समय में वो कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। तो हम पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करें, और वो सारी चीज़ें जो बताऊंगा ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। तो पहले पेज से हमने सीखा कि पृथ्वी ही नहीं, सारी चीज़ें इसके पेरिफेरल से कनेक्टेड है, लेकिन इराटोस्थेनीज ने पृथ्वी को ही केंद्र माना। वैसे भी ये उस समय की बात है, ईसा पूर्व की बात है, जिस समय लोगों का अप्रोच और साइंसेस की खोज न होने के कारण हम एक लिमिटेड दायरे में बंधे थे। जैसे गैलीलियो गैली ने जब कहा कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा कि सही है, ठीक है, सूर्य केंद्र में है। बट अभी तक इन लोगों ने और इसके पहले टॉलमी ने भी ये कहा था कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में, और इसी वजह से इसका नाम ज्योग्राफी पड़ा, क्योंकि हब क्या है, धुरी क्या है, पृथ्वी है। लेकिन गैलीलियो गैली ने जब ऐसा कहा तो इसलिए उनको सजा दी गई, और बाद में प्रूव हो गया कि नहीं, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, देखो कुछ कुछ वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज हैं, भू केंद्र बोलते हैं, मतलब पृथ्वी केंद्र में है, ऐसा नहीं है। हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्र में है, सेंट्रिक मतलब केंद्र, हेलियो मतलब सूरज। तो जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में, भू केंद्र और सूर्य केंद्र कॉन्सेप्ट में सूर्य केंद्र सही माना गया आगे चलकर। मतलब इसलिए इसका नाम भी बदल देना चाहिए, तो ऐसा नहीं कहते हैं। कई कई जगहों पर हमें अपने फोर फादर जो है, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसी के नाम के अंदर हम लोगों ने प्लान कर लिया कि ज्योग्राफी का ये एक अंश भी हो जाएगा। तो फाइनली ज्योग्राफी की उत्पत्ति 1 नंबर का क्वेश्चन हमें पता चला कि किसने करी, या ज्योग्राफी के पिता कौन थे, तो इराटोस्थनीज ने करी। छोटी सी कहानी सुनाकर फिर इसको आगे लेकर चलूंगा। कहानी हमेशा कंसर्न रहेगी, कनेक्टेड रहेगी, जुड़ी रहेगी हमारे एग्जाम ओरिएंटेशन से। एग्जाम के आने वाले क्वेश्चंस, मेंस में आने वाले क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस से जुड़ी रहेगी, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करें। जैसे एक छोटी सी कहानी समझो कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति करने से पहले आप सोचेंगे कि यार इसके पहले तो सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अब सूर्य की उत्पत्ति के पहले आओगे तो ये सोचोगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ धार्मिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट हैं, यही 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, और कुछ आधुनिक कॉन्सेप्ट है जिसको सर्टिफाइड किया गया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, उन्हीं सिद्धांतों के बारे में हम लोग स्टडी करें, ठीक है। तो ज्योग्राफी का और कुछ फैक्टर जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होता है, मैं वो हैंड रिटन करके लिखा देता हूं आपको, ठीक है। याद रखिएगा, टॉलमी ने कहा था कि जियोसेंट्रिक है, बट गैलीलियो गैली ने कहा कि नहीं, हेलियोसेंट्रिक है। टॉलमी की बात गलत हो गई और लास्ट में हमारे इनकी बात सही हुई, गैलीलियो गैली की, ठीक है। तो अभी एक बात और समझो, जब ज्योग्राफी की बात उठी ही है, ग्लोब की बात उठी है, मैप की बात उठी है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन और याद कर लो, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ग्लोब, जिसे पृथ्वी का स्वरूप कहते हैं, ठीक है, इसकी खोज किसने की, तो बताएंगे मार्टिन बेहम। और अगर मैं कहूं कि मानचित्र की खोज किसने करी, तो बताएंगे अनेक्सिमैंडर ने, ठीक है। तो ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन और हो गया। जब कभी भी मैं कोई चीज एक्सप्लेन करूं, उसे कॉपी डाउन कर लीजिए, और धीरे धीरे वार्म अप करते करते हम लोग कहां पर चलेंगे, एक एक चैप्टर आगे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एकदम शहने शहने, डिफिकल्ट
और कठिन और ज्यादा ज्ञान से वर्धित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है हमारा। बताएंगे कि कहीं कहीं पर आपने सुना होगा हिकैटियस को भी ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। तो आइए चलिए देखें कि ऐसा क्या हुआ। तो बताएंगे टॉजर जो थे उन्होंने हिकैटियस को कहा कि भूगोल के पिता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि स्थल भाग सागरों से घिरा हुआ है और 2 महादेशों का ज्ञान दिया। अर्थात पृथ्वी जब टूटकर ठंडी हुई तो एक पोर्शन ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ था और एक पोर्शन नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ था और चारों तरफ इसके पानी भरा हुआ था। अभी आगे फिगर इसका आएगा तो दिखाऊंगा। तो फाइनली हिकैटियस ने यह बताया कि ये जो पानी वाला पोर्शन है, चारों तरफ पानी भरा है, इसको हम पैंथालासा कहते हैं। ठीक है, और जो उत्तरी और दक्षिणी पत्थर की जमीन की या ऐसे लिथों की कोई एक जगह है जिस पे रह सकते हैं। ठीक है, ये स्थल भाग है, ये स्थल भाग को इन्होंने पैंजिया कहा। ठीक है, ये दोनों पैंजिया थे, लेकिन उत्तर वाला पैंजिया को अंगारा लैंड दिया गया नाम, जिसको हम लॉरेशिया भी कहते हैं, और दक्षिण वाले पोर्शन को हमने गोंडवाना नाम दिया। ठीक है, और इन्हीं के टूटने और इधर उधर फैलने से ही हमारे विश्व का निर्माण हुआ, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं। ये जो पानी नीला वाला पोर्शन है ये पैंथालासा है और जो हरा वाला पोर्शन है ये पैंजिया है। प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मूवमेंट के कारण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और महाद्वीप विवर्तन सिद्धांत के आधार पर, उनके चलने के आधार पर ही अन्य देश बने। देखेंगे कि ये यूरोप है, एशिया है और ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है। कहा जाता है कि ये सारे आपस में जुड़े थे एक बड़ा पत्थर के रूप में जिसका नाम पैंजिया था। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के केंद्र में बिल्कुल बीच में एक बल लगा जिसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। उसी बल के कारण ये पार्ट टूट गया 2 भागों में अलग अलग, और इसमें पहले जो सबसे पहला महासागर बना वो बहुत ही छिछला महासागर था, क्योंकि उसने काटने की विधि से, पानी ने जब महाद्वीप को काटना शुरू किया। ठीक है, आपने सुना होगा अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, जिसको कोरियोलिस फोर्स के माध्यम से, जिसको कोरियोलिस बल के माध्यम से समझा जा सकता है, उसी के काटने की वजह से सबसे पहला महासागर बना। उसका नाम था टेथिज महासागर। मेरी बात समझ आई? और इस तरह से पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीपों का निर्माण हुआ और इस तरह से 5 महासागर और 5 महाद्वीप बने। ये आपस में जोड़ोगे तो जिगसॉफिट के कॉन्सेप्ट पर, जिगसॉफिट इसका नाम है, ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब आपस में ये जुड़ जाएंगे। ये देखो, ये पोर्शन अगर यहां से कटा है तो ये बिल्कुल इसी जैसे तो कटा है, तो मतलब ये अगर मैं इसको पुश करूं तो ये आपस में जुड़ जाएगा, मतलब इसके पहले ये जुड़ा हुआ है। लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण ये इधर उधर मूव करके टूट गए और अलग अलग महासागर, एस आकार के महासागर, एम आकार के महासागर और आधा ओ इधर आधा ओ इधर, ओ आकार के महासागरों में बदल गया। और जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से एक रेखा जाती, काल्पनिक रेखा, उसको कहते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा। जो विषुवत रेखा पर पाए जाने वाले देश हैं वो गर्म हैं, उसके ऊपर जो यहाँ पर पाए जाते हैं ध्रुवों पर, वो देश ठंडे होते हैं, वहां पर आपको ग्लेशियर्स, बर्फ जमी हुई मिल जानी। ठीक है, और ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट अभी आगे मिलेंगे, बट अभी यहां तक समझिए कि हमने अभी 5 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए थी। पृथ्वी का नाम ज्योग्राफी का नाम ज्योग्राफी ही क्यों है, जबकि इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, विश्व का भूगोल। ठीक है, और विश्व के भूगोल में अंतरिक्ष भी आ जाता है, तो पृथ्वी तो है नहीं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड आ जाता है। ठीक है, गैलेक्सी आ जाती है, आकाशगंगा। उन सब के अलावा हम इसमें हाइड्रोस्फेयर, जिसको हम जो है जल के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा लिथोस्फेयर, स्थल के बारे में पढ़े, बायोस्फेयर भी हम पढ़ेंगे इस। ठीक है, जो कि जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। एक और होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जबकि इराटोथेनिस कहते हैं कि पृथ्वी केंद्र है, तो वायु पृथ्वी से तो बिल्कुल दूर है, लेकिन फिर भी उसी के पेरिफेरल, उसी के चारों तरफ स्थित है। इसी वजह से हम उसको भी ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। मेरी बात समझ गए? कहा जाता है कि पृथ्वी कैसे बनी, ये तो पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर कैसे बने, ये तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। कि एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं सरल शब्दों में, कंक्लूड कर दूं इस वाली क्लास का,
कि भैया पृथ्वी सूरज से टूटी। अभी ये बताऊंगा कि कैसे टूटी, क्यों टूटी, बस इतना जान जाओ कि पृथ्वी एक बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमन टेरे ने कहा, आधुनिक सिद्धांत है ये, कि एक बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट हुआ। ठीक है, उसी महाविस्फोट से हुआ क्या कि पृथ्वी टूटकर गर्म पृथ्वी कहीं दूर जाकर टिक गई और अन्य ग्रह, बाकी 8 ग्रह भी डेवलप हुए। देखेंगे, अगर आप एक पिक्चर के माध्यम से मैं इसको समझाना चाहूंगा। उसको हमने कहा कि महाविस्फोट, अब ये सुपरनोवा विस्फोट कह लो, जिसको महानोवा कहा जाता है। तारे की जब एक उम्र हो जाती है, उम्र के बाद जब उसमें हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो जाता है तो तारा एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करने के बाद एक ऐसा समय आता है कि वो विस्फोट कर जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड भी एक गोला था, और जब ये हीट होकर एक्सपेंड करके फट गया तो महाविस्फोट हुआ, और उसी को हम सुपरनोवा ब्लास्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया है हमारे जॉर्ज लेमन टेरे ने, एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा भयानक ब्लास्ट हुआ, और देखो कि ये ब्लास्ट चारों तरफ फैल गया, फैल कर ये क्या बना, तो बताएंगे कि ये एक सूरज के रूप में, ढेर सारे तारे के रूप में बना। ठीक है, तो देखिए ये गर्म जलता हुआ सूरज, और इससे छोटे छोटे ग्रह टूटकर अलग होकर ठंडे हो गए। कुछ इसके बहुत पास हैं जो गर्म माने जाते हैं, कुछ इससे बहुत दूर हैं जो ठंडे माने जाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी कक्षाओं में ये घूमते रहते हैं। और ये बने कैसे, तो इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन इनमें सर्वाधिक मान्य कॉन्सेप्ट जो माना जाता है वो माना जाता है बिग बैंग, महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमन टेरे ने दिया था। उन्होंने कहा कि ये ब्लास्ट होने के बाद सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, तारे, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, इसके अलावा धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, और इसके अलावा कॉमेट। आपने सुना होगा एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट, उल्का पिंड वगैरह सब बने। मतलब अगर हम पूछें अंतरिक्ष में कितनी चीजें पाई जाती हैं तो 5 से 7 चीजें बताएंगे। एक तो तारा, ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, नाम याद रख लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा फिर समझना कि पूरे अंतरिक्ष, आपको लगता है इतना बड़ा अंतरिक्ष, बट मैं नाम जुड़ाऊंगा, केवल 5-7 चीजें पाई जाती हैं जिनमें अपनी खुद की एनर्जी है, हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है, और वो ल्यूमिनस बॉडी होते हैं, मतलब वो अपने साथ ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो होता है तारा। तारों के चारों तरफ जो कक्षा में गति करते हैं उनको कहा जाता है ग्रह, और ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं उपग्रह। ये 3 चीजें तो है ही है। इसके अलावा आपने जाना होगा कि इस ब्लास्ट में छोटे छोटे क्षुद्र कण भी, ठीक है, अब वो क्षुद्र अंतरिक्ष के हिसाब से क्षुद्र है, आपके हिसाब से वो बहुत बड़े होंगे, वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक बेल्ट बनाकर सूरज के चारों तरफ ऐसे फैल गए। तो इस ग्रह को हमने क्षुद्र ग्रह कहा, मतलब एक और मैंने कहा कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है, एक और चीज हमें अंतरिक्ष में मिल गई। लेकिन कभी कभी होता है कॉन्सेप्ट, देखो मैंने कहा था लेमैन स्टाइल में बताऊंगा, क्षुद्र ग्रह आपको समझ आया कैसे बना। ग्रह तो अपने आप चलेगा, लेकिन इनमें अपनी खुद की ऊर्जा नहीं होती, और उपग्रहों में भी अपनी खुद की लाइट और एनर्जी नहीं होती। ऐसे ही जो इससे थोड़े छोटे थे, उन्होंने अपनी सीमा निर्धारित करी, और एक बेल्ट में, एक पेटिका के रूप में, जिसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कहते हैं, पेटिका कहते हैं, सूरज के चारों तरफ घूम गई, जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है। इसके अंदर के 4 ग्रहों को आंतरिक, और इसके बाहर के 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्लियर हुआ। लेकिन कभी कभी पृथ्वी में ग्रेविटेशन के कारण, ये उल्का पिंड आपस में टकराने के कारण इधर साइड अगर आ रहे हैं और पृथ्वी के ग्रेविटेशन फील्ड में आ गए, अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के आकर्षण के उसमें प्रभाव में आ गए, तो पृथ्वी क्या करती है, इनको अपनी तरफ खींच लेती है, और पृथ्वी के चारों तरफ है वायुमंडल, जिसमें होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस से ये जैसे ही पृथ्वी की तरफ गिरते हैं तो घर्षण के कारण जल उठते हैं। अब इन्हीं का नाम हमने क्या रख दिया, क्षुद्र ग्रह के। क्षुद्र ग्रह ही उल्का पिंड में बदल जाते हैं, उल्का पिंड में बदल गए। और सबके अलावा एक और चीज होती है जो सूरज के चारों तरफ गति करती रहती है, उसको हम बोलते हैं धूमकेतु। क्वामा के जैसा ऐसा होता है, बड़ी सी नॉन ल्यूमिनस बॉडी, मतलब ऐसा जिसमें कोई चमक नहीं होती, सूरज के चारों तरफ गति करती है और बहुत बड़ी होती है, और धुएं के रूप में इसकी धूल इसके पीछे चलती रहती है सूर्य की दिशा के अपोजिट। इसी को हम कहते हैं, क्वामा से बना है इसलिए इसको हम कहते हैं कॉमेट। इसी को हम क्या कहते हैं, आपने सुना होगा धूमकेतु। धूम मतलब धुआं,
केतु, ये हमेशा पीछे पीछे चलता रहता है। तो पूरे पृथ्वी पर इतनी चीज, मतलब पूरे अंतरिक्ष में केवल इतनी चीज ही पाई जाती है और इन्हीं सबकी डिटेलिंग को ज्योग्राफी कहा जाता है। क्योंकि अभी तक जीवन हमने पृथ्वी पर ढूंढा, इसी वजह से जो है अगर हम कहें कि आखिर वो पृथ्वी को ही क्यों ज्योग्राफी कहा गया, क्यों इन सब चीजों को ज्योग्राफी नहीं कहा गया, क्योंकि जीवन यहीं पर संभव था। एक और चीज ज्ञान की बात इसमें मैं बताऊंगा, फिर आज की क्लास खत्म करूंगा, कि पृथ्वी और मंगल पर ही जीवन संभव है। उसके पीछे कारण यह है कि पृथ्वी और मंगल एक ऐसे जोन में पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं गोल्डी लॉक जोन। इसको हिंदी में लिख लीजिए, गोल्डी लॉक जोन। एक नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछते तो बताएंगे कि पृथ्वी जो है और मंगल में जीवन संभव इसलिए है, गोल्डी लॉक जोन में पाई जाती है। और अगर आपसे एक नंबर का क्वेश्चन इंटरव्यू में यह भी पूछ दे या मेंस में कि गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, तो बताएंगे न तो बहुत ज्यादा गर्म और न ही बहुत ज्यादा ठंडा, उसके मध्य का जहां पर फेवरेबल जीवन संभव है, आपके अनुकूल है जीवन, जहां पर जीवन पॉसिबल है, तो वो यही दो ग्रह हैं जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, ऐसी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेसिक और सरल तरीके से एकदम पिक्चर के माध्यम से समझाने के लिए मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा अपनी फुल कोर्स की क्लास, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो तब तक के लिए आज की क्लास इतनी सफिशिएंट है। अगली क्लास के लिए सभी तैयार रहिए और कमर कस लीजिए ज्योग्राफी को बहुत ही सरल तरीके से समझने के लिए। जितनी बातें भी बोली जाती हैं उसको सरल भाषा में शॉर्ट हैंड राइटिंग से नोट कर लिया करिए, और कहीं पर भी डिस्कशन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डालकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए अगली क्लास के लिए सभी तैयार हो जाओ। अगली क्लास में देखो एक टूर करा दूं मैं कि कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, कि देखो कैसे टेथिस सागर पानी ने अगर इसको काटा, पैंथालासा ने पैंजिया को काटा, तो ऊपर वाला पोर्शन अंगारा लैंड जिसको हमने लॉरेशिया कहा, और नीचे वाला ये वाला पोर्शन गोंडवाना लैंड जिसको हमने क्या कहा, साउथ वाला पोर्शन कहा, में टूट गया और पहले महासागर का निर्माण हुआ टेथिस सागर। ठीक है, और यही लॉरेशिया और गोंडवाना कई पार्ट में टूटे तो अलग अलग महाद्वीप बनाते हैं और महासागरों का निर्माण होता है। ठीक है, इसी के पैटर्न पे मैंने कहा कि ये जो अलग अलग महाद्वीप हैं ये अलग अलग दिशाओं में मूव करते हैं। मूव करने की विधि है, उसको पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लासेस में कि भैया अल्फ्रेड वेगनर और मॉर्गन और हैरी हेस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, प्लेट विवर्तक सिद्धांत, और उसके अलावा जो आपने पढ़ा था कि महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, ये सब के बारे में डिटेल है। उसके बाद दिखाऊंगा कि पृथ्वी के चारों तरफ ये जो ऑरोरा बनती है ब्लू कलर की क्यों बनती है, पृथ्वी के ऊपर ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तैरता हुआ इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, इन सब के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये जो आपस में हिमालय बना तो कैसे बना, तो पृथ्वी जब मूव करती है तो उसके ऊपर रहने वाली प्लेटें एस्थेनोस्फेयर पर, ठीक है, गति करती हैं, और गति करने के कारण दो चट्टानें आपस में टकराती भी हैं, कुछ दूर जाती हैं और कुछ पैरेलल एक दूसरे के चलती है। तो इनको तीन प्रकार से समझा जाएगा। अगली क्लास में मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जिनको प्लेट के माध्यम से, फिगर के माध्यम से बनाकर और थ्योरी के माध्यम से लिखकर समझाकर बताऊंगा। तो विजुअल ऑडियो इफेक्ट ऑनलाइन में क्लियर होता है, जिसमें आपको सारी बातें क्लियर समझ आएंगी। तो आज की क्लास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए आपके, बट इसी तरह से कोशिश करूंगा कि सरल भाषा में आपको ज्योग्राफी इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी का सेक्शन वो भी अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाए। 2 किताबों को टारगेट लेकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपने किताबों के नाम भी बता दूं मैं महेश कुमार बर्नवाल की किताब बढ़िया पड़ेगी आपके लिए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। खुल्लर की किताबें, इन दोनों किताबों का कॉम्बिनेशन सिविल के अप्रोच को रखते हुए पढ़ेंगे। इससे आप जो अपने जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, सिविल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप अपनी सरल भाषा में लिखकर, आजकल तो आंसर हो गया ऐसा कि अब बुकिश लैंग्वेज ना लिखकर, किताबी ज्ञान ना लिखकर अपनी भाषा में समझी हुई लिखो तो उस पर ज्यादा नंबर मिलता है। तो इसीलिए मैंने आज की क्लास का नाम भी रखा था कि इन लेमैन्स स्टाइल, एक सरल भाषा में ज्योग्राफी कैसे पढ़ें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। फिर मिलते हैं।